हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू इंडियन पॉलिटी सीरीज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पहला चैप्टर, स्टेट एंड इट्स टेरिटरीज। इससे पहले हम काफी सारे चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सैलिएंट फीचर, और उसके बाद हमने कवर किया था प्रीएम्बल। ऑलराइट, तो अब हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होता है, स्टेट एंड इट्स टेरिटरीज। इसमें सबसे पहला आर्टिकल जो है, मैं आपको पहले बता दूं कि जो पार्ट 1 है ना, चैप्टर 1 का मतलब है पार्ट 1 में आर्टिकल आपको 1 से लेके 4 तक मिलेंगे, याद रखिएगा। साथ के साथ आपको आर्टिकल्स भी याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरी चीज, सब जो हमारा पहला आर्टिकल आता है, पहला आर्टिकल डिस्क्राइब करता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको ऐसे समझिए कि अभी रिसेंटली जब इंडिया के अंदर G20 की समिट हुई थी, तो जिनको भी इनविटेशन गया था ना, तो वहां पर इंडिया को रिप्लेस करके वर्ड यूज किया था भारत। यहां पर सब लोग ये कहने लगे कि अरे आपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं किया, आप इंडिया का नाम बदलकर भारत कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये तो वायलेशन है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया ही भारत है। और हिंदी का जब आप इसका वर्जन देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है भारत जो इंडिया है, यानी कि भारत ही इंडिया है। इस वजह से यहां पर दोनों ही आर्टिकल 1 में दोनों ही वर्ड मेंशन है, या तो आप इंडिया यूज कीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज कीजिए, या गवर्नमेंट ऑफ भारत यूज कीजिए, दोनों एक ही चीज है। लेकिन हम ये जो इंडिया है, भारत है, किसे कहते हैं? हम कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स को। जितने भी स्टेट्स है, फॉर एग्जांपल 28 स्टेट्स है, इन सभी स्टेट्स को कंबाइन कर कर हमारा यूनियन बनता है। ठीक है, और ये जो यूनियन बनता है, इसी यूनियन को हम इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं। नाउ अब इसके अंदर ना टेरिटरीज नहीं आती है, टेरिटरीज नहीं आती है किसके अंदर? यूनियन ऑफ स्टेट्स के अंदर। ये जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इसके अंदर टेरिटरी नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि ये किसी स्टेट का पार्ट नहीं होती। ये किसका पार्ट होती है? ये सेंटर का पार्ट होती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये उसका पार्ट है, इसलिए इनको यहां पर स्टेट्स के साथ मिक्स नहीं किया। इवन दो अगर मैं बात करूं व्हाट इज द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की टेरिटरी क्या है, तो वहां पर स्टेट्स भी आएगा, वहां पर यूनियन टेरिटरी भी आएंगी। लेकिन जब हम बात करेंगे यूनियन ऑफ स्टेट्स की, वहां पर टेरिटरी नहीं आएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हो रही थी, तो वहां पर यह कहा गया कि भाई यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट क्यों रख रहे हैं? जब इंडिया एक फेडरेशन है, एक फेडरल गवर्नमेंट है इंडिया में, अमेरिका की तरह, तो हम इसको यूनाइटेड वर्ड की तरह यूज क्यों नहीं कर रहे, या फेडरेशन वर्ड यूज क्यों नहीं कर रहे, हम यूनियन क्यों कर रहे हैं? तो यहां पर डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने इसका जवाब दिया था। उन्होंने ये बोला कि जो अमेरिका का फेडरेशन है ना, अमेरिका में कितने स्टेट्स है? 50 स्टेट्स। और ये 50 स्टेट्स बनकर क्या बने हैं? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने कहा कि ये जो 50 स्टेट्स है ना, ये एक एग्रीमेंट से साथ में आए हैं, और कल को चाहे तो ये कोई भी स्टेट सेपरेट हो सकता है, इसलिए वहां पर वर्ड यूनाइटेड यूज हुआ है। लेकिन इंडिया के केस में किसी भी टेरिटरी को, किसी भी स्टेट को पावर नहीं है कि वो इंडिया से अलग हो जाए। इवन दो वो साथ में आके यूनियन ऑफ साथ में आके इंडिया बनाते हैं, लेकिन किसी के पास पावर नहीं है कि वो इंडिया से अलग हो जाए, क्योंकि ये किसी एग्रीमेंट से साथ में नहीं रह रहे। हाँ, कुछ टेरिटरी, कुछ एरिया ऐसा था जिसने उस एग्रीमेंट से अपने आप को सरेंडर किया था, अपने आप को इंडिया के साथ मर्ज किया था। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार वो मर्ज हो गए तो आगे जाके वो सेपरेट हो सकते हैं, वो सेपरेट नहीं हो सकते किसी भी कीमत पर। इसलिए यहां पर यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड यूज किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। तो यूनियन ऑफ इंडिया में क्या आएगा? स्टेट्स ओनली। लेकिन टेरिटरी ऑफ इंडिया में स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी दोनों ही आएंगे। नेक्स्ट है, इंडिया इज ए फेडरल स्टेट बट डज नॉट हैव दिस वर्ड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया एक फेडरल स्टेट है, लेकिन ये फेडरल वर्ड, फेडरेशन वर्ड या फेडरल वर्ड कहीं पर भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा। इस फेडरल की जगह पर आपको क्या देखने को मिलेगा? यूनियन वर्ड। और इस यूनियन वर्ड का मतलब ही एक तरीके से फेडरल है, क्योंकि फेडरल का मतलब क्या होता है कि एक आपकी स्टेट गवर्नमेंट होगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, यहां पर आपका सेपरेशन ऑफ पावर होगा। ठीक है, वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं जो लास्ट वीडियोज है उसमें। नाउ आर्टिकल 2 यह कहता है कि आप कोई भी टेरिटरी को इंडिया के अंदर मर्ज कर सकते हो, इंडिया में मिला सकते हो, यानी कि एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, कल को बांग्लादेश इंडिया के साथ मर्ज होना चाहे तो इंडिया मर्ज कर सकता है बाय यूजिंग द पावर ऑफ आर्टिकल 2।
ठीक है, आर्टिकल 2 ये पावर देता है इंडिया को, अगर कोई भी टेरिटरी, कोई भी एरिया इंडिया के साथ मर्ज होना चाहता है तो आप कर सकते हो। आर्टिकल 3 कहता है कि आपकी जो इंडिया की टेरिटरी है ना, ये जो टेरिटरी है इंडिया की, इसको आप रीएडजस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप दो स्टेट को मर्ज करके एक स्टेट बना सकते हो, एक स्टेट को ब्रेक कर कर आप चार स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि आप जो बाउंड्री है वो आप एडजस्ट कर सकते हो, वो पावर आपको यहां पर आर्टिकल 3 से मिलती है। और इसी कारण से ये जो एडजस्टमेंट ऑफ द पावर है ना, इसी वजह से ये यूनियन वर्ड भी आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई स्टेट होता जो एग्रीमेंट के साथ इंडिया में जुड़ा हुआ होता, तो उस टाइम पर ना ही हम उसकी बाउंड्री को छेड़ सकते थे, ना ही ऑल्टर कर सकते थे, ना इंक्रीज कर सकते थे। वो जैसा है वो वैसा का वैसा रहता, जैसा अमेरिका का है। लेकिन इंडिया के केस में क्या होता है, जैसे यूपी को तोड़ के उत्तराखंड निकाल दिया, ठीक है, आपका आंध्र प्रदेश को तोड़ के तेलंगाना निकाल दिया, पहले मद्रास था तो मद्रास को ब्रेक कर दिया, यानी कि हम रीऑर्गेनाइज करते रहते हैं। अभी रिसेंटली देखा, जम्मू एंड कश्मीर से 2 यूटी निकाल दी। तो ये सब पावर किसकी वजह से मिल रही है हमें? इस यूनियन वर्ड की वजह से मिल रही है। नाउ अब आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी आर्टिकल 3 के अंदर आप कोई एडजस्टमेंट लाएंगे, उसके लिए आपको पार्लियामेंट में कुछ बिल लाना पड़ेगा। अब जब वो बिल लेके आ रहे हैं आप, उसके लिए आपको प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। जब तक प्रेसिडेंट आपको रिकमेंड, आप प्रेसिडेंट से अप्रूवल नहीं लेंगे, तब तक आप पार्लियामेंट में बिल पेश नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 3 में मेंशन है, याद रखिएगा। इफ अ बिल अफेक्ट्स अ पर्टिकुलर स्टेट, देन द प्रेसिडेंट रेफर्स दैट बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर। अगर कोई भी जो बिल आया है, फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई बिल आया है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश को हम 4 नए स्टेट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहां पर प्रेसिडेंट क्या काम करेगा, वहां की जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको वहां पर बिल को रेफर करेगा, ठीक है। और स्टेट एक्सप्रेसेस इट्स व्यू विद इन सच पीरियड स्पेसिफाइड इन रेफरेंस। और प्रेसिडेंट वहां पर टाइम पीरियड लिखेगा कि 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीने, उस टाइम पीरियड के अंदर उनको अपनी जो भी है कि हाँ असेंट देना है या फिर आपका डिसेंट करना है, अगर जो भी रेफरेंस मांग रहे हैं वहां पर वो रेफरेंस दे सकते हैं। लेकिन याद रखना, द प्रेसिडेंट और द पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यू। स्टेट कुछ भी बोले, अगर स्टेट खुश है ना खुश है उससे कोई मतलब नहीं है, फिर भी प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट उस बिल को लेकर फर्दर मूव कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। दे आर नॉट बाउंड, कंपलसरी नहीं है कि अगर स्टेट ने कह दिया कि नहीं नहीं आप हमारे स्टेट के टुकड़े मत करो तो सेंटर नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट हाँ, व्यू लेना जरूरी है अगर प्रेसिडेंट चाहेगा तो। नाउ of the state legislature and may either accept or reject them। जो व्यू है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। अब आप एक चीज और याद रखना, एक तो होता है किसी स्टेट का नाम चेंज करना, एक होता है किसी स्टेट के अंदर कोई डिस्ट्रिक्ट है, कोई गांव है, उसका नाम चेंज करना। हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी स्टेट का नाम चेंज करना है तो यह पावर सेंटर के पास, पार्लियामेंट के पास है। और अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करना है तो वो पावर किसके पास है? वो स्टेट के पास पावर है, उसका सेंटर से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर हरित प्रदेश कर दे, कुछ भी XYZ कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। गुजरात का नाम बदल के नरेंद्र मोदी कर दे, तो उसके लिए पार्लियामेंट में पास करना पड़ेगा ये, ठीक है, तभी जाके नाम चेंज होगा। अगर स्टेट की बारी है, अगर स्टेट के अंदर कुछ है तो फिर वो अपना स्टेट देखेगा। नाउ अब यहां पर आपको कुछ पॉइंट समझने पड़ेंगे। जैसे जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ना, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से सोल्व हो सकता है, लेकिन जो टेरिटरी डिस्प्यूट होगा उसके लिए हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा। कैसे? बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है, टेरिटरी डिस्प्यूट क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है, ठीक है, या फिर मान लीजिए ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, ठीक है। इनका अगर बॉर्डर डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट का मतलब यह है कि हमें पता चल गया है कि पाकिस्तान की टेरिटरी कहां तक है और इंडिया की टेरिटरी कहां तक है, टेरिटरी से कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन बॉर्डर का डिस्प्यूट है कि वहां पे फेंसिंग करनी है नहीं करनी है, ठीक है, ये सारा डिस्प्यूट है, तो वहां पे वो सब डिस्प्यूट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हो जाएगा। लेकिन अगर कोई टेरिटरी का डिस्प्यूट है और इंडिया, ये डिफाइन हो चुका है कि ये पर्टिकुलर टेरिटरी इंडिया की है, लेकिन थोड़ा एडजस्टमेंट करने के लिए कि भाई ठीक है पाकिस्तान को हमें ये वाली टेरिटरी दे दे, हम पाकिस्तान को ये वाली टेरिटरी दे दे, तो यहां पर क्या हो रहा है, टेरिटरी का सेटलमेंट हो रहा है, टेरिटरी का डिस्प्यूट जो है वो एक्सचेंज हो रहा है, वो सेटल कर रहे हैं हम। उस केस में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा।
पहले कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज मेंशन नहीं है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी मेंशन नहीं है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, उसके बाद ये फिक्स हो गया कि बिना अमेंडमेंट आप टेरिटरी सीड नहीं कर सकते। तो बेसिकली टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी सीडेड ओनली बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि अगर आपको इंडिया की टेरिटरी को सीड करना है, किसी को देना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अब आपको मैं एक स्टोरी बताता हूं, देखिए 1958 में नेहरू नूर एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। नेहरू नूर एग्रीमेंट हुआ था। ये एग्रीमेंट क्या था बेसिकली कि वेस्ट बंगाल में एक जगह थी बेरूबरी, ठीक है। बेरूबरी जगह थी, यहां पर इस एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ कि इस बेरूबरी यूनियन को जो टेरिटरी डिस्प्यूट है सेटल करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान इसको आधा आधा डिवाइड कर ले, क्योंकि उस टाइम पर जो बांग्लादेश था वो पाकिस्तान का पार्ट था, ईस्ट पाकिस्तान था। अब कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि अगर आप कोई भी टेरिटरी एक्सचेंज कर रहे हैं, ये तो लिखा है कि आप टेरिटरी को इंडिया में मिला सकते हैं, ये भी लिखा है कि इंटरनली एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये नहीं लिखा कि आप क्या टेरिटरी दे सकते हैं किसी को। अगर दे सकते हैं तो कैसे देंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बताया। तो अगर यहां पर इंडिया अपनी टेरिटरी दे रहा है पाकिस्तान को, तो वो कैसे देगा। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ था, इस एग्रीमेंट के बाद एक केस आया था, बेरूबरी यूनियन केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट में। और पहली बार जब ये सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बेरूबरी जो है वो आर्टिकल 1 की डेफिनेशन में आता है। आर्टिकल 1 की डेफिनेशन क्या है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो स्टेट क्या है, वेस्ट बंगाल, और ये वेस्ट बंगाल की टेरिटरी है, ठीक है। तो आप यहां पर ऐसे ही किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से या किसी एग्रीमेंट से उस टेरिटरी को नहीं दे सकते, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 368। ये बहुत जरूरी है। वो क्यों कहा है, उसका रीजन है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 ये कहता है कि अगर आप आर्टिकल 2 या 3 से कुछ भी चीज कर रहे हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है आर्टिकल 368 के अंदर, ठीक है। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है आर्टिकल 368 के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसकी जगह पर यहां पर अब क्या कहा कि अगर आप कोई भी टेरिटरी दे रहे हैं, क्योंकि वो टेरिटरी आर्टिकल 1 की डेफिनेशन में फॉल कर रही है, तो उसके लिए आपको आर्टिकल 368 का यूज करना ही पड़ेगा। आप टेरिटरी दे नहीं सकते, क्योंकि वो इंडिया की टेरिटरी है भाई, सभी लोगों की टेरिटरी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो बिना पार्लियामेंट, और हम वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारी पावर कहां पर है, पार्लियामेंट के अंदर, और बिना पार्लियामेंट का अप्रूवल लिए आप टेरिटरी नहीं दे सकते हो। तो याद रखिएगा, तो यहां पर आया था 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960, जिसके बाद ये टेरिटरी डिस्प्यूट सेटल किया गया था। रिसेंटली एक और आया था, आपका जो बांग्लादेश के साथ एक टेरिटरी डिस्प्यूट था, उसको सेटल किया था 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 2015 में। तो याद रखिएगा, ये वाला जो था 1960 में, ये पाकिस्तान के साथ था, क्योंकि उस टाइम पर बांग्लादेश को पाकिस्तान कहा जाता था, याद रखिएगा। बहुत ही छोटी छोटी चीजें होती है जब पेपर में आती है, बट आप इस चीजों का ध्यान नहीं देते। अब एक चीज याद रखना कि जो इस पूरे के पूरे आर्टिकल, पूरे पार्ट से, पार्ट 1 जो है हमारा, पार्ट 1 के आर्टिकल हो गए 1 to 4। 1 कह रहा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। सेकंड आर्टिकल कह रहा है हमारा कि हम इंडिया में कोई भी टेरिटरी को मर्ज कर सकते हैं, मिला सकते हैं। आर्टिकल 3 कह रहा है हमारा कि हम इंटरनली एडजस्ट कर सकते हैं बाउंड्री को। 4 कह रहा है कि जब आप 2 और 3 का यूज करेंगे तब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करना पड़ेगा आर्टिकल 368 में। तो इस पूरी चीज में हमें क्या चीज समझ में आती है, हमें यह समझ में आती है कि इंडिया जो है वो एक तरीके का इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है विद डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। यानी कि आप सपोज मान लीजिए ये इंडिया है, इस इंडिया को तो तोड़ नहीं सकते आप बिल्कुल भी, ठीक है, लेकिन अगर आपके स्टेट्स हैं अंदर, इनको आराम से तोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बताया कि आप अगर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की बाउंड्री को रीएडजस्ट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को ब्रेक करके 4 स्टेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करना पड़ेगा 368 के अंदर। लेकिन अगर आप इंडिया की छोटा सा भी पार्ट किसी कंट्री को देंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और किसी भी स्टेट के पास पावर नहीं है कि वो इंडिया से अलग हो जाए, तो इसलिए इसको कहा जाता है कि इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन, यानी कि यूनियन को तोड़ा नहीं जा सकता लेकिन स्टेट्स को तोड़ा जा सकता है। और स्टेट जब टूट जाएंगे कहां रहेंगे, वो उसी यानी कि इंडिया के अंदर ही रहेंगे, उसी कंट्री में रहेंगे। 1 के 2 हो सकते हैं, 2 के 4 हो सकते हैं, और 4 को मिलाकर वापस से 1 बन सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। नाउ अब क्या हुआ था कि कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है।
जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ तो उस टाइम पर देखो सबसे पहले कितने, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे टोटल एरिया कैसे डिवाइड था। एक तो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था और 552 प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है, 552 प्रिंसली स्टेट्स थे और 4 चीफ कमिश्नर्स थे। इस तरीके से टेरिटरी थी और टेरिटरी बहुत बड़ी थी। आपको पता होगा बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, कितनी बड़ी बड़ी टेरिटरी थी। तो यहां पर ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि हम ये जो टेरिटरी है इसको स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कैसे करें, कैसे कैसे स्टेट्स बनाएं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था 1920 में, तो कांग्रेस ने यह बोला था अपने नागपुर सेशन में कि जब भी हम इंडिया बनाएंगे, जब भी ब्रिटिशर से आजाद होंगे, तो हम स्टेट्स बनाएंगे लैंग्वेज के बेस पर, लिंग्विस्टिक बेसिस पर। ठीक है, जब देश आजाद हो गया 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ और 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया, तो ये डिसाइड ही नहीं हो पाया कि क्या क्या करें। तो उसकी जगह पर क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 7 में हमने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी करके 4 कैटेगरी में इन सारी टेरिटरी को मेंशन कर दिया। ठीक है, पार्ट ए के अंदर कौन था, पार्ट ए के अंदर ये जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे वो थे। पार्ट बी में कौन था, जो प्रिंसली स्टेट्स थे। और प्रिंसली स्टेट्स कितने थे, 552 प्रिंसली स्टेट थे, जो जिन्होंने इनिशियली 549 ने तो इंडिया को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर इन्होंने मना कर दिया था कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काम किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काम करने के बाद हैदराबाद को भी इंडिया के साथ मर्ज कर लिया मिलिट्री एक्शन के बेस पर। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। जूनागढ़ को रेफरेंडम के थ्रू, रेफरेंडम के थ्रू कैसे, कि वहां का राजा मना कर रहा है लेकिन जनता इंडिया के साथ जाना चाहती है, तो गवर्नमेंट ने जनता से वोट करा लिया, जनता ने वोट कर दिया। ठीक है, और कितने परसेंट वोट था, किसी को भी पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जनता ने जैसे वोट किया, तो अब यहां पर राजा क्या करेगा, राजा बिना प्रजा के तो राजा है ही नहीं, उसको तो प्रजा चाहिए। जब प्रजा नहीं अपने राजा को डिसोन कर दिया एक तरीके से, तो यहां पे रेफरेंडम के थ्रू जूनागढ़ इंडिया में मर्ज हो गया। और कश्मीर को आपको पता ही होगा कि पहला जो पाकिस्तान के साथ वॉर होता है वो कश्मीर वॉर होता है, तो कश्मीर को भी इंडिया के साथ मर्ज कर लिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू। ठीक है, अब मैं कश्मीर का थोड़ा सा आपको एक चीज बता देता हूं कि कश्मीर का क्या था। जब पार्टीशन हो रहा था ना, तो ये कहा था कि मेजरली जो ईस्ट का पार्ट है, जो आपका बंगाल का पार्ट है, और जो वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाला जो एरिया है, बेसिकली ये जो पंजाब का मेजरली ये एरिया है जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, वो पाकिस्तान को दिया जाएगा। लेकिन कभी भी इंडिया ने ये नहीं कहा था कि जो प्रिंसली स्टेट कश्मीर है ये हम देंगे। लेकिन पाकिस्तान को लगा कि भाई कश्मीर भी हमारा है, लेकिन हमने कभी कश्मीर दिया ही नहीं उनको, इसलिए वो हमेशा से क्लेम करते हैं कि ये कश्मीर हमारा है। ठीक है, याद रखिएगा। और इंडिया ने कभी कश्मीर नहीं दिया था पाकिस्तान को। मुस्लिम मेजोरिटी एरिया बोलने का मतलब ये थोड़ी था कि सब बोल दिया, ऐसा तो हैदराबाद भी मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था, वो तो नहीं दिया था हमने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। और पार्ट सी के अंदर हमने मेंशन किया था जो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड एरिया था, एक तरीके से जिनको हम यूनियन टेरिटरी कह देते हैं आज के टाइम पे। पार्ट डी के अंदर अंडमान एंड निकोबार आता था। तो ये इस तरीके से हमने इस एरिया को, पूरे के पूरे एरिया को मेंशन किया हुआ था। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा होता है ना, तो उसी टाइम पर एक कमीशन बनाया जाता है, धर कमीशन। किसने कॉन्स्टिट्यूट किया था धर कमीशन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इनको यह कहा गया कि हमने देखो 1920 में यह कह दिया था कि हम जो है भाषा के आधार पर स्टेट बनाएंगे, तो आप इसको स्टडी करो और बताओ कैसे कैसे हम स्टेट की बाउंड्रीज डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आज के टाइम पर जो तमिलनाडु है, जो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, केरला, ये सब मद्रास के अंदर आते थे, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज अलग बोली जाती है। तो आप बताओ कि कैसे बाउंड्रीज कैसे फिक्स करें, कैसे स्टेट्स को डिवाइड करें। धर कमीशन ने जो भी अपनी रिकमेंडेशंस दी, उस रिकमेंडेशन को एग्जामिन करने के लिए एक जेवीपी कमीशन बनाई। जेवीपी का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और एक पिटब्बा सीतारमैया करके कुछ है, तो वो नाम आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इनको एग्जामिन करने के लिए, किसको, धर कमीशन को एग्जामिन करने के लिए जेवीपी कमीशन बनाया गया, और जेवीपी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1949 में सबमिट कर दी। लेकिन और 1949 में कर दी तो भाई कोई कंक्लूजन ही नहीं निकला। जब कोई कंक्लूजन ही नहीं आया, तो फिर 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ, तो पार्ट ए बी सी डी करके जो हमारा पार्ट 7 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर 4 कैटेगरी ए बी सी डी करके उसको मेंशन कर दिया टेरिटरी को, कि हम देखो बाद में कर लेंगे, इसको बाद में देखेंगे। लेकिन यहां पर क्या होता है कि आंध्र प्रदेश में एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं विशाल आंध्र मूवमेंट।
विशाल आंध्र मूवमेंट किस लिए था कि आप जो एक नया स्टेट बनाओ मद्रास से आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश किन के लिए? तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए। और ये मूवमेंट लेड किया था पोट्टी श्रीरामुलु ने, ठीक है, याद रखिएगा, पोट्टी श्रीरामुलु ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिनकी डेथ हो जाती है आफ्टर 56 डेज। ये स्ट्राइक पर जाते हैं कि भाई मैं जब तक कुछ खाऊंगा पियूंगा नहीं, अगर मेरी डेथ हो जाए, जब तक हमें एक सेपरेट स्टेट नहीं मिल जाता। ठीक है, तो इनकी जो स्ट्राइक है ये स्टार्ट होती है कब? 15 दिसंबर 1952 में। ठीक है, 1952 में स्टार्ट होती है, लेकिन आफ्टर 56 डेज ऑफ हंगर स्ट्राइक उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ के बाद बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट होता है, लोग वॉयलेंस क्रिएट कर देते हैं, सड़कों पे आग जलाना, बसों को जलाना, सब बहुत बड़ा वॉयलेंस होता है। जिसके बाद जो जवाहरलाल नेहरू है वो अनाउंस करते हैं कि ठीक है, हम आंध्र प्रदेश पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना रहे हैं, और 1953 में ऑफिशियली आंध्र प्रदेश फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बन जाता है। जैसे ही फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बन जाता है तो यहां पर गवर्नमेंट को लगने लगता है कि भैया अब एक स्टेट बना है, बाकी लोग भी ऐसा ही करेंगे। तो अब उन्होंने क्या काम करा? एक नया कमीशन बनाया, फजल अली कमीशन, जिसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी कहते हैं। ठीक है, 1953 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया, और 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट यहां पर सबमिट की। अब इसके साथ साथ आप कुछ और चीज भी समझिए कि 1952 में इंडिया में पहली सरकार बनी थी, ठीक है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बेस पर। नेक्स्ट इलेक्शन कब होने थे? 1957 में, याद रखिएगा, सेकंड इलेक्शन होने थे 1957 में। तो 1955 में इसने रिपोर्ट सबमिट की, और इसकी मोस्टली रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया था, जिसके बाद यहां पर गवर्नमेंट ने क्या काम किया? सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया 1956। दो चीजें की थी, एक सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। क्यों 56 किया था? ये अमेंडमेंट किया था क्योंकि बहुत सारी चीजों को बदलने के लिए एक संविधान में बदलाव करने पड़े, और एक आया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। देखिए, ये अमेंडमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, और ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो स्टैच्यूरेटरी एक्ट है। ठीक है, जैसे आज के टाइम पे आप यूजीसी एक्ट देखते हैं, ठीक है, बहुत सारे एक्ट आते हैं, जैसा आपका इंडियन पिनल कोड, आईपीसी एक्ट है, बहुत सारे ऐसे एक्ट है ना, इनकम टैक्स एक्ट है, ये सब क्या स्टैच्यूरेटरी एक्ट है। वैसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था वो एक स्टैच्यूरेटरी एक्ट था। दो चीजें लेके आए थे, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की। लेकिन फजल अली कमीशन ने ऐसा क्या किया कि इसकी रिकमेंडेशन को मान लिया गया? देखिए, पहले डिमांड हो रही थी कि वन लैंग्वेज वन स्टेट होना चाहिए, वन लैंग्वेज वन स्टेट होना चाहिए, मतलब अगर कोई तेलुगु बोल रहा है तो स्टेट में सिर्फ तेलुगु वाले ही रह सकते हैं और कोई रह नहीं सकता टाइप। लेकिन यहां पर फजल अली ने कहा कि हम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि एक स्टेट में एक ही लैंग्वेज बोलने वाला रहेगा। स्टेट की लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे हम कि स्टेट में सिर्फ वही रहेगा जो वो पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलता होगा। फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम में अगर कोई गुजराती नहीं बोलता तो गुजरात में नहीं रह सकता क्या? ऐसा नहीं है ना। तो उन्होंने बोला कि अगर कहीं पर कोई लैंग्वेज है, मान लो गुजरात में गुजराती है, तो उसको रिकॉग्नाइज कर लो कि उनकी लैंग्वेज गुजराती है, लेकिन वहां रह कोई भी सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की। तो इस एक्ट में यह कहा गया कि दो से अधिक स्टेट का एक कॉमन गवर्नर हो सकता है और हाई कोर्ट हो सकता है। मान लीजिए एक उत्तर प्रदेश है, एक मध्य प्रदेश है, इन दोनों का एक कॉमन गवर्नर हो सकता है, और इन दोनों स्टेट का एक कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है। बनाने को आप इनके अलग अलग भी बना सकते हो, और चाहो तो आप इन सबके एक कंबाइन भी बना सकते हो। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर इतने ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे। क्योंकि भाई अगर गवर्नर बनेगा, हाई कोर्ट का जज बनेगा या हाई कोर्ट बनाएंगे तो उनका खर्चा होगा ना। तो उस टाइम पर इतना वर्कलोड भी नहीं था, उतने ज्यादा केसेस भी नहीं होते थे, इतने ज्यादा पढ़े लिखे भी लोग नहीं थे कि भाई केस करने जाए। आज के टाइम पे जिस तरीके से केस हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों पे, तो उतना वर्कलोड नहीं है। तो आप चाहें तो दो स्टेट का या दो से अधिक स्टेट का एक कॉमन वो बना सकते हैं। चलो, बहुत बढ़िया बात है। अब बात करते हैं कि अगर कॉमन गवर्नर बना दिया तो इस कॉमन गवर्नर की जो सैलरी है वो कहां से जाएगी? तो बेसिकली याद रखिएगा, इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस डिवाइडेड बाय द प्रेसिडेंट बिटवीन टू स्टेट इन केस ऑफ कॉमन गवर्नर फॉर टू स्टेट। ठीक है, ये जो गवर्नर है, मान लीजिए दो स्टेट का कॉमन गवर्नर है, तो प्रेसिडेंट बताएगा कि ये दोनों स्टेट 50-50% शेयर करेंगे, या एक ही स्टेट पूरा देगा, या फिर मान लीजिए 60-40 देंगे। क्या मतलब, वो प्रेसिडेंट बताएगा कि कौन कितना शेयर देगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज आई थी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कमीशन। ठीक है, कि आप जो है एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कमिश्नर बनाएंगे।
ये किसके अंदर आया है? पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पिछली वीडियो में मैंने बताया था ना कि पार्ट 17 के अंदर लैंग्वेज आता है, और इसके लिए एक नया आर्टिकल डाला गया था, आर्टिकल 350 बी। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूछ लिया जाए कि 350 बी के अंदर क्या आता है, या फिर कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था, या फिर पूछ लिया लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कमिश्नर किस पार्ट के अंदर है, या कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किया था। उससे पहले गवर्नर की जो पोजीशन होती थी, गवर्नर की पोजीशन बेसिकली सबसे मेन जो राज प्रमुख होता था, एक तरीके से आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया। ठीक है, यहां पे राज प्रमुख की जो ये पोजीशन है, इसको चेंज कर दिया गया था, इसको नलीफाइड कर दिया था, इसकी जगह गवर्नर आ गया था मेजरली। ठीक है, यहां पर कहा गया कि जो स्टेट काउंसिल होगी उसकी जो स्ट्रेंथ होगी कि मैक्सिमम 1/3 ऑफ असेंबली हो सकती है। ऑलरेडी लास्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, 1/3 होगी। 1/3 का मतलब क्या कि अगर स्टेट असेंबली की स्ट्रेंथ 300 है तो काउंसिल की स्ट्रेंथ 100 से ज्यादा नहीं हो सकती। जिनको नहीं पता मैं दोबारा बता देता हूं, जैसे ही पार्लियामेंट के अंदर दो हाउस है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे स्टेट के अंदर भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर होते हैं। जिन जिनको पता है कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितने स्टेट्स में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। तो लोअर हाउस को असेंबली कहते हैं, एमएलए जिसको कहा जाता है, और अपर हाउस को काउंसिल कहते हैं, इसके लिए एमएलसी होता है। ठीक है, तो अगर किसी स्टेट में एमएलए की मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो 300 है, तो एमएलसी की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 100 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, कम आप कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखिएगा। और कम से कम कितनी हो सकती है? 40। 40 से कम नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम 1/3 और मिनिमम 40। असेंबली की सीट जो है वो 500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन 60 से कम नहीं होनी चाहिए। अब जो असेंबली है वो एक्सेप्शन है कुछ स्टेट्स का, किस किस स्टेट का एक्सेप्शन है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, नाउ लोकसभा में मैक्सिमम सीट कितनी होनी चाहिए? 500। आज के टाइम पे कितनी है मैक्सिमम? 550। ठीक है, ऑपरेशन में कितनी है? 543 एमपीज है। ठीक है, और जो यूनियन टेरिटरी है उसका रिप्रेजेंटेशन कितना होगा? कितने लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन होगा? कितने एमपी होंगे लोकसभा में? यूनियन टेरिटरी से टोटल जो मैक्सिमम होंगे 20 से ज्यादा नहीं। ठीक है, एंड हाई कोर्ट जज विल नॉट प्रैक्टिस एक्सेप्ट इन सुप्रीम कोर्ट एंड अदर हाई कोर्ट। याद रखिएगा कि जो हाई कोर्ट जज हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज हूं, अगर मेरा रिटायरमेंट हो जाता है तो मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट को छोड़कर किसी भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता हूं, या फिर मान लीजिए मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता हूं। तो मैं जिस जिस हाई कोर्ट में जज रहा हूं उस हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, बाकी हर जगह कर सकता हूं अगर मैं हाई कोर्ट का जज रहा हूं। लेकिन अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हूं, ठीक है, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हूं तो मैं फिर कहीं पर भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, मतलब कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता हूं। हाँ, मैं कॉर्पोरेट में जा सकता हूं, मैं आर्बिट्रेशन में जा सकता हूं, मीडिएशन में जा सकता हूं। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उससे टोटल कितने वो आए? 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज आई हैं, याद रखिएगा। और अभी तक यहां तक हमने जो देखा था ना वो क्या था? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। तो ये जो है ना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, इससे 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज को बनाया गया था, जिसमें एक जोनल काउंसिल का कॉन्सेप्ट भी आया था। आपने सुना होगा देयर आर मेनी जोनल काउंसिल। जिसको इसके बारे में पता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो आगे आएगा इसका टॉपिक, वहां मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो याद रखिएगा, जोनल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, बल्कि ये क्या है? स्टैच्यूरेटरी बॉडी है। क्यों स्टैच्यूरेटरी बॉडी है? क्योंकि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से आई है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैच्यूरेटरी बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी में डिफरेंस क्या है वो बता देता हूं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैच्यूरेटरी बॉडी एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर मेंशन है। स्टैच्यूरेटरी बॉडी वो होती है जो पार्लियामेंट के एक्ट से बनी है, जो संविधान में मेंशन नहीं है, लेकिन उसको बनाने के लिए पार्लियामेंट में एक्ट लेके आए, जैसे यूजीसी एक्ट। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे यूजीसी एक्ट हो गया, तो यूजीसी क्या? एक स्टैच्यूरेटरी बॉडी है। ठीक है, जैसे आपका सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, ये सब क्या? स्टैच्यूरेटरी बॉडी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट ये पार्लियामेंट के कानून से, एक्ट से आई है। वैसे ही यहां पर जोनल काउंसिल क्या है? एक स्टैच्यूरेटरी बॉडी है। एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन सी होती है? जो ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और ना ही पार्लियामेंट के एक्ट से आई है, जैसे सीबीआई। सीबीआई क्या है? एक एग्जीक्यूटिव विंग है, किसका?
किसका? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंदर आता है, ठीक है, डीओपीटी के अंदर, या आपको बोल लो ये डायरेक्टली एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा ही इसको देखा जाता है, ठीक है। तो ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। जैसे आपका वो है एसएससी, एसएससी भी एक तरीके की एग्जीक्यूटिव बॉडी है, लेकिन यूपीएससी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब कुछ चीजें आपको याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट है। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 से दिल्ली के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर आया था। देखिए, दिल्ली के अंदर पहले खुद की असेंबली होती थी और खुद का सीएम होता था टिल 1956, लेकिन 1956 में जब 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया, उसके बाद से दिल्ली को यूटी बना दिया था, विदाउट असेंबली और विदाउट सीएम। लेकिन 1991 में 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया, जिसके बाद दिल्ली को फिर से असेंबली दी गई, फिर से आपका जो है वहां पे सीएम आया, और उसमें स्ट्रेंथ को फिक्स किया गया कि जितनी भी सीट है ना, उस सीट में 10% से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकती। मान लीजिए दिल्ली के अंदर अभी कितनी सीट्स है, बताओ किसको पता है कि दिल्ली के अंदर अभी कितनी सीट्स है? जिसको भी पता है मुझे फटाफट बताओ कि दिल्ली के अंदर अभी कितनी सीट है, ठीक है। टेक द एग्जांपल, अगर दिल्ली के अंदर 70 सीट है तो वहां पर 7 से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकते, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, यानी कि एक चीफ मिनिस्टर होगा और 6 अदर मिनिस्टर होंगे, ठीक है, ये हमेशा आप याद रखिएगा। अब दूसरी चीज और कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2003 में, यहां पर कहा गया कि यूनियन और स्टेट में जितने भी मिनिस्टर होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, वो अपने हाउस की स्ट्रेंथ का 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। क्योंकि इससे पहले एक चीज देखी जा रही थी कि कोयलेशन का सिस्टम जब आ गया था ना, कोयलेशन गवर्नमेंट का, कोयलेशन गवर्नमेंट में हर किसी को मंत्री बनना था, तो हर किसी को मिनिस्टर बनाए जा रहे बनाए जा रहे बनाए जा रहे। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए यहां पर एक एक्ट लेके आए कि अगर कहीं पर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कहीं पर 100 एमएलएज हैं, स्ट्रेंथ है ये, मैक्सिमम 100 मेंबर का हाउस है, वहां पर 15 से ज्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते, 15% स्ट्रेंथ होगी। और दिल्ली के केस में क्या हो गया? 10%, वहां पे 10 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो यूनियन टेरिटरी है उसका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा के अंदर 20 सीटों का है। जितनी भी यूटी है, कितनी यूटी है? टोटल 8 यूटी है, ठीक है। 8 यूटीज के क्या क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अब हम स्टेटहुड की बात करते हैं कि पहले जो हमारा पूरा एरिया डिवाइड था वो हमारा ए बी सी डी कैटेगरी में डिवाइड था, लेकिन 1956 के बाद 1950 में भी कुछ स्टेट्स थे, उसके बाद 1956 में स्टेट्स को हमने रिकॉग्नाइज किया। 1956 में स्टेट को रिकॉग्नाइज करने के बाद फिर बाद में भी स्टेट्स की डिमांड आई है, तो वो सारी चीजें आप याद रखेंगे। तो स्टार्टिंग में बात करें तो 1950s में आसाम था, बिहार था, मध्य प्रदेश था, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश पहला स्टेट था जिसका नाम बदला गया था, यूनाइटेड प्रोविंस से उत्तर प्रदेश किया गया था, यूपी, ठीक है। फिर 1956 में कुछ नए स्टेट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ठीक है। कहां से आए थे ये मद्रास का जो रीजन था, मद्रास को डिवाइड किया गया था आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ठीक है। ये इजी अगर आपको याद रखना है ना, वो क्रोनोलॉजी, ये जो ऐसे है, यहां पर स्टेट कौन सा है, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे कौन सा, तो इसको ऐसे याद रखना। यहाँ पे आएगा आंध्र प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश भी ब्रेक हो गया, आपका तेलंगाना बन गया है, ठीक है। तो आपका आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया एंड आपका कर्नाटका हो गया, ठीक है। 1960 में, फिर 1960 में डिमांड आई, तो 1960 में क्या बना? गुजरात और महाराष्ट्र। बॉम्बे था पहले, ये क्या था? बॉम्बे। बॉम्बे को ब्रेक कर कर क्या बनाया गया? गुजरात और महाराष्ट्र। गुजराती स्पीकिंग के लिए गुजरात, मराठी स्पीकिंग के लिए महाराष्ट्र, ठीक है। 1963 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नागालैंड। पहले क्या था कि पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट एरिया जो था पूरा आसाम के अंदर आता था, लेकिन 1962 में देखिए 1961 के अराउंड जो है दुनिया के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज हुई थी जिसको हम कहते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ठीक है। दुनिया में मैंने आपको बताया कि मेरी वीडियो पढ़िए, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको और भी चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, जो वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास है उसके अंदर, क्लास 12th के अंदर, ठीक है। वहां पर 1945 से 1991 तक दुनिया में कोल्ड वॉर चल रहा था, और कोल्ड वॉर के टाइम पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, और इस क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम का फायदा उठाकर 1962 में चाइना ने इंडिया पर अटैक कर दिया। और चाइना ने जब इंडिया पर अटैक किया तो इंडिया को रियलाइज हो गया कि भाई ये जो
डिमांड है ना नागालैंड की, हमें पूरी कर देनी चाहिए, वरना ऐसा हो सकता है कि यहां पर ये जो चाइना है ये इन्फ्लुएंस कर कर इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। अगर आप नागालैंड वालों की जो डिमांड है उसको पूरा कर दोगे तो फिर शायद वो ऐसा होगा कि इंडिया के साथ कभी ऐसा या आप चाइना के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे। तो याद रखिएगा 1963 में नागालैंड बन जाता है। फिर 1966 में हरियाणा और पंजाब, 1971 में हिमाचल बन जाता है, 1972 में मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा, ये भी आसाम से ब्रेक हो रहे हैं। 1975 में सिक्किम, सिक्किम क्या था, पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसके लिए दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो बताओ मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए जानना। क्योंकि पहले तो इंडिया में मर्ज किया गया था, फिर उसके बाद इसको इंडिया का, पहले तो इंडिया का एसोसिएट स्टेट बनाया गया था, फिर उसके बाद यहां पर क्या किया गया, उसको स्टेटहुड दिया गया। जिसको नहीं पता आगे चैप्टर आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। नाउ 1987 में 1987 में अरुणाचल प्रदेश बना, मिजोरम बना और गोवा, ठीक है। गोवा का मैं आपको बता देता हूं, गोवा जो था वो पोर्तुगीज के अंदर था, तो ये पहले व्यक्ति थे 1498 में इंडिया आए और लास्ट थे 1961 में इंडिया से जाने वाले। तो ये अकेली यूरोपियन कंट्री थी इंडिया में जो सबसे लंबे टाइम इंडिया में रही है, याद रखिएगा। तो गोवा को 19 दिसंबर 1961 में इंडिया पोर्तुगीज से ले लिया था और उसके बाद यहां पर 1987 में उसको स्टेटहुड दिया था, ठीक है। फिर 2000 में छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना और झारखंड बना। उत्तराखंड तो यूपी से बना। कमेंट बॉक्स में बताओ कि छत्तीसगढ़ किससे ब्रेक हुआ था और झारखंड किससे ब्रेक हुआ था। फिर 2014 में तेलंगाना बना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूनियन टेरिटरी है एक हमारी पुडुचेरी। पुडुचेरी को हमने 1 नवंबर 1954 में फ्रेंच से लिया था, ठीक है। किससे लिया था, फ्रेंच से लिया था। और ये जो टेरिटरी है ना, ये बेसिकली 4 डिस्ट्रिक्ट को कंबाइन कर कर बनती है। पुडुचेरी यूटी जो है वो 4 डिस्ट्रिक्ट को कंबाइन करके बनती है, और ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट है ये 3 स्टेट के हैं। कराईकल पुडुचेरी जो है वो तमिलनाडु का है, मान लीजिए ये है, तो यहाँ पे तमिलनाडु है, और तमिलनाडु से 2 यूनियन टेरिटरी है, कराईकल एंड पुडुचेरी। फिर आपका आंध्र प्रदेश है, वहां से क्या है, यनम है। और फिर आपका केरला है, वहां से क्या है, माहे है। तो इन 3 स्टेट्स में ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन 4 डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर क्या बनाया गया है हमने, यहां पर पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमारा ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा कंप्लीट होता है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी का, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं इस पूरी सीरीज में, अगर आपको इस इतना भी कर ले तो आपका 99.99 कंप्लीट हो जाएगा, 99.99, ठीक है। और इस 99.99 के साथ साथ इंडियन पॉलिटी के साथ साथ जो मैं अभी आपको क्लास 12th की इंडिया की और वर्ल्ड की हिस्ट्री, वर्ल्ड की पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगा, नॉट पॉलिटिकल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस के अंदर पॉलिटिकल हिस्ट्री एक तरीके से, वो उसको और पढ़ लेना साथ में, तो सारी चीज अलाइन हो जाएगी कि दुनिया में उस वक्त क्या चल रहा था, इंडिया में उस वक्त क्या चल रहा था। तो आपके कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि किसी भी एग्जाम में, चाहे आप मेंस की राइटिंग कर रहे हैं, यूजीसी नेट दे रहे हैं या कोई भी दे रहे हैं, वो आप कभी कोई आपको बीट नहीं कर पाएगा, आपका इतना ज्यादा एनालिसिस जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इस सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहां पर पूरी सीरीज आएगी, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस इंडियन पॉलिटी की नहीं, बाकी और भी चीजों की आएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।